हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नोट 03 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसेप्सिस और इन्फेक्शन के बारे में। आज देखते हैं कि एसेप्सिस क्या होता है और इन्फेक्शन क्या होता है। हमारा एसेप्सिस होता है, इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिसीज कॉजिंग कंटामिनेंट सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स। एसेप्सिस जो होता है एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें हम किसी भी सरफेस को फ्री करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी हमारे कंटामिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या डिसीज कॉज करने वाले होते हैं, उनसे हम किसी भी सरफेस को या किसी भी आर्टिकल को, किसी भी मीडियम को फुली मतलब फ्री फ्रॉम कर देते हैं। तो वो हमारा एसेप्सिस होता है। ए मतलब एब्सेंट, सेप्सिस मतलब कोई सा भी ऐसा प्लीज जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे नहीं हो। तो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे उसको हम एसेप्सिस बोलते हैं। द टर्म एसेप्सिस ऑफन रिफर्स टू दोज practices used to promote or induce asepsis in an operative field in surgery और medicine to prevent infection। सर्जरी के टाइम पे और फिर मेडिसिन के टाइम पे कभी जो भी मेडिकेशन होता है वार्ड वगैरह में, या फिर जो नॉर्मल चीज़ें होती है और एक सर्जरी होती है, तो दोनों अलग है। एक मेडिकल होता है, एक सर्जिकल होता है। तो दोनों जगह पे ही हमारे जो भी इन्फेक्शन होते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए, डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एसेप्सिस टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें हमारा मेडिकल एसेप्सिस आता है और सर्जिकल एसेप्सिस आता है। मेडिकल में हमारे क्या आता है, इंक्लूड ऑल पार्टिसेस इंटेंडेड टू कन्फाइन ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अ स्पेसिफिक एरिया। किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में किसी भी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करने के लिए जितनी भी मेथड हम यूज करते हैं वो हमारा मेडिकल एसेप्सिस में आता है। लिमिट द नंबर ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टेरिलाइजेशन होता है, एक डिसइंफेक्शन होता है। तो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का यूज करके हम जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को कम करना, उनके नंबर को कम करना, ये हमारा मेडिकल एसेप्सिस में आता है। ऑब्जेक्ट रिफर्ड टू एज क्लीन और डर्टी। जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो कोई सरफेस हो गया, चाहे वो कोई फ्लोर हो गया, उसको हम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, वो हमारा मेडिकल एसेप्सिस में आता है। उसके बाद हम सर्जिकल एसेप्सिस की बात करें तो हमें स्टेराइल टेक्निक का यूज करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करना है दैट कीप एन एरिया और ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रैक्टिस दैट डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स। स्टेराइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट का यूज करके। यूज फॉर ऑल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग स्टेराइल एरिया ऑफ द बॉडी। अब प्रिंसिपल बात करें हम कि क्या प्रिंसिपल होता है सेफ्टी टेक्निक की, तो क्यों करते हैं ये। अगर हम स्टेराइल ऑब्जेक्ट होता है, कोई सा स्टेराइल ऑब्जेक्ट है, उसको हम किसी अनस्टेराइल अनस्टेराइल जगह पे रख देते हैं तो हमारा जो स्टेराइल ऑब्जेक्ट होता है वो भी अनस्टेराइल हो जाता है। स्टेराइल आइटम दैट आर आउट ऑफ विजन, जो हमारे विजन से बाहर है, और बिलो द बेस्ट लेवल ऑफ द नर्स आर कंसिडर अनस्टेराइल। स्टेराइल ऑब्जेक्ट कैन बिकम अनस्टेराइल। जो स्टेराइल ऑब्जेक्ट है वो स्टेराइल होता है कब, बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। फ्लूइड फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज हमारा जो भी स्टेराइल चीजें रहेंगी वो अनस्टेराइल हो जाएंगी। Moisture that passes through a sterile object draw microorganism from unsterile surface above or below the surface of the capillary reaction। तो जो भी हमारी मॉइस्चर दैट पासेस थ्रू आ स्टेराइल, किसी भी स्टेराइल प्लेस से, या फिर जैसे हवा वगैरह चलती है ना, तो शीत वगैरह आती है या फिर हवा वगैरह चलती है, तो जो भी हमारी स्टेराइल चीजें होती है, स्टेराइल सरफेस होते हैं, वो भी अनस्टेराइल हो जाते हैं। The edges of a sterile field are considered unsterile. The skin cannot be sterile and is अनस्टेराइल। जो स्किन होती है वो कभी भी स्टेराइल नहीं हो सकती। स्किन जो हमारी होती है वो अपर लेयर होती है, और स्किन हमारी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहती है, तो हमारा इन्वायरमेंट जो कभी भी स्टेराइल नहीं होता, हमेशा अनस्टेराइल रहता है। कॉन्सिस्टेंटनेस, अलर्टनेस एंड हॉनेस्टी आर एसेंशियल क्वालिटी इन मेंटेनिंग सर्जिकल एसेप्सिस। इन्फेक्शन की बात करें, इन्फेक्शन क्या होता है, उसकी साइन क्या होते हैं, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन क्या होता है और सिस्टमिक इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन की बात करें तो हम जो साइन ऑफ लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होता है कि मतलब किसी एक ही जगह पे इन्फेक्शन हुआ हो, किसी एक जगह पे इन्फेक्शन हुआ हो और वहीं पे जो चीज़ें हो रही है वो हमारा लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होता है। लोकलाइज्ड स्वेलिंग होगा वहीं पे रेडनेस होगा एक ही जगह पे, इसमें हमारा लोकल होता है। लोकल एनेस्थीसिया होता है कि लोकल एनेस्थीसिया अगर हम किसी एक जगह पार्टिकुलर किसी एक जगह पे दे रहे हैं तो उतने ही जगह पे वो रिएक्ट करेगा, उतनी जगह को वो सेंसलेस करेगा, तो इससे हमारा लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होता है। पेन होगा, टेंडरनेस होगा पैल्पेशन के टाइम पे, अगर उसको पैल्पेट करेंगे तो हीट होगा, टच करेंगे हाथ से तो हीट होगा। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट अफेक्टेड डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ एक्शन ऑफ इन्वॉल्वमेंट।
उसके बाद सिस्टमिक इन्फेक्शन अगर होता है तो हमारी पूरी बॉडी में होता है, जैसे फीवर हो गया, पूरी बॉडी फीवर होगा, पल्स रेट हमारी इंक्रीज होगी, रेस्पायरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, मेलेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी होगा, नोरोक्जिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे बोलते हैं, नोजिया वोमिटिंग फील होगा, इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ लिम्फ नोड दैट ड्रेन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं माइक्रोबोरन को कैपेबिलिटी बनाने के लिए कि वो प्रोड्यूस करें इन्फेक्शन को? तो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिक पर अगर ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिक प्रेजेंट है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वायरुलेंस एंड पोटेंसी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। एबिलिटी टू इंटर द बॉडी, अगर बॉडी में आसानी से वो इंटर कर पा रहे हैं तो ज़्यादा होगा इन्फेक्शन। ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट, एबिलिटी टू लिव इन द होस्ट बॉडी। एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल ऐसे कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो हमारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं? कि हमारा स्किन हो गया, स्किन के में हमारे जो स्वेट होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो स्किन होती है, स्किन में हमारे क्या होता है, जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती है वहाँ से स्वेट प्रोड्यूस होता है जो एंटी माइक्रोबियल का काम करता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहाँ से म्यूकस प्रोड्यूस होता है। मॉइस्ट म्यूकस होता है, मेम्ब्रेन होता है जो कि, और सीलिया जो होती है हमारे जो नेजल में प्रेजेंट, नोस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होती है। एल्वियोलर माइक्रोफेजेस होते हैं, टीयर्स होते हैं जो हमारा एंटी का काम करती है, एंटी माइक्रोबियल का। हाई एसिडिटी ऑफ द स्टमक जो होता है वो भी एंटी माइक्रोबियल का काम करता है। जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करने का काम करता है एसिड, जो हमारा एसिड होता है। रेसिडेंट फ्लोरा होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, लो पीएच ऑफ वेजाइना होता है, यूरिन फ्लो थ्रू द यूरेथ्रा। इतनी चीज़ें क्या होती है कि हमारे जो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं हमारे बॉडी के, एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिक ये बैरियर होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज होने से बचाते हैं हमें। अगर नंदा की डायग्नोसिस देखें तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से मतलब क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज एट इंक्रीज्ड रिस्क फॉर बीइंग इन्वेडेड बाय पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। पर्सन एक ऐसी जगह पे रह रहा हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट मतलब क्लीन नहीं रहता है, या फिर कहीं पानी वगैरह भरा रहता है, इकट्ठा होता है पानी, एक्यूमुलेशन होता है। उसके बाद कोई ऐसी जगह जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है उस जगह पे रहेंगे तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर इनएडिक्वेट प्राइमरी डिफेंसेस, इनएडिक्वेट सेकेंडरी डिफेंसेस, वही जो मैंने बताया। रिलेटेड डायग्नोस क्या बनता है? पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शन फीवर होगा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना अगर हम न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो ज़्यादा होगा, होने चांस रहेगा। एक्यूट पेन की वजह से, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन और सोशल आइसोलेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। क्या होता है कि ये इन्फेक्शन होने के बाद की चीज़ें हैं। इंटरवेंशन क्या करते हैं टू रिड्यूस रिस्क फॉर इन्फेक्शन? इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन का जो होता है उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं? प्रॉपर हैंड हाइजीन करेंगे तो इन्फेक्शन कम होगा। इन्वायरमेंटल कंट्रोल करेंगे, स्टेराइल टेक्निक का यूज करेंगे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट एट रिस्क। उसके बाद हम साइकिल देखते हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? हमारा पैथोजन होता है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, पैरासाइट हो गया, वो किसी एक बॉडी में इंटर किया है जिसे हम रिजर्वर बोलते हैं। पीपल हो गया, एनिमल हो गया, सॉइल, फूड, वाटर, कहीं पे भी वो पैथोजन है हमारा इंटर किया। उसके बाद वो वहाँ से एक्सेल आउट हुआ, वहाँ से वो एग्जिट हुआ, जिसे हम पोर्टल ऑफ एग्जिट बोलते हैं। कफिंग की वजह से, स्नीजिंग की वजह से, खांसी जुकाम किसी भी की वजह से, या बॉडीली कोई सिक्रेशन स्वेट की वगैरह से, म्यूकस की वगैरह से, या फिर फीसेस की वगैरह से वहाँ से एग्जिट हुआ। वहाँ से एग्जिट होने के बाद मान लिया हमने स्नीजिंग किया, अपने हाथ लगाता वहाँ पे तो वहाँ पे हमारे हैंड में आ गया, कि जैसे हमने हैंड शेक किया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बन गया, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड वेक्टर के रूप में वो ट्रांसफर हुआ है। मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू ट्रांसफर, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट ट्रांसफर होगा अगर हैंडशेक करेंगे तो। पोर्टल ऑफ एंट्री, कि हमारे वो मुंह से जा रहा है, या हमारे नाक से जा रहा है, या हमारे आँख से जा रहा है, या फिर यूरिनरी जेनिटर से जा रहा है, या फिर किसी स्किन बैरियर से जा रहा है वो, तो माउथ, नोज, आईज, कटिन स्किन, कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारा जेनाइटल एरिया भी आएगा, यूरोजेनाइटल एरिया आएगा। उसके बाद हमारी जितनी भी ईयर वगैरह हो गया वहाँ से भी जा सकता है। तो ये हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री हो गया, यहाँ से एग्जिट हुआ, इधर से हमारी एंट्री हुई। ससेप्टेबल होस्ट, उसके बाद जो हमारी जो दूसरा पर्सन है वो भी इसी से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो वही चीज़ मिलती है चैन ऑफ इन्फेक्शन में, कि द चैन ऑफ इन्फेक्शन रिफर्स टू दोज एलिमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू कॉज एन इन्फेक्शन फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Basic to the principle of infection is to interrupt this chain so that an infection from a microorganism does not occur in client.
Infectious agent, microorganism capable of causing infection are referred to as an infectious agent और पैथोजन। जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं कैपेबल होते हैं किसी भी इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए, उन्हें हम इन्फेक्शियस एजेंट या फिर पैथोजन बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर, जिसके थ्रू वो ट्रांसफर हो रहा है। ससेप्टेबल हो, जो जिसके अंदर वो जा रहा है। पोर्ट ऑफ एंट्री, किसके थ्रू वो जा रहा है। रिजर्वर मतलब फिर उसको किसने लिया। पोर्टल मतलब फिर वो बाहर हुआ। ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ द चेन, अगर चेन को हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो सकता है। करेक्टली क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन आर्टिकल बिफोर यूज, ये करेंगे तो हमारी चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। एजुकेटिंग क्लाइंट एंड सपोर्ट पर्सन अबाउट अप्रोप्रिएट मेथड टू क्लीन, डिसइंफेक्ट एंड स्टरलाइज आर्टिकल्स। रिजर्वर की बात करें कि रिजर्वर में अगर हम कुछ करते हैं तो ये हमारा तो एजेंट का हो गया। अगर हम रिजर्वर का या सोर्स का कुछ करते हैं तो चेंजिंग ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस व्हेन सॉइल्ड और वेट, अगर सॉइल्ड हो जाती है ड्रेसिंग या फिर वेट हो जाती है, मतलब अगर वो मॉइस्चराइज हो जाती है तो उसको हम चेंज करना है। अप्रोप्रिएट स्किन एंड ओरल हाइजीन करना है। होता है ना, हमारे मुंह में सलाइवा होता है, तो सलाइवा से क्या होता है कि हमारी जो हाइजीन है वो मेंटेन रहती है। बट किसी भी कंडीशन से जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है तो हमें ड्राइनेस होने लगता है। ड्राइनेस होने की वजह से हमारे फ्रिक्शन भी होता है, परेशानी भी होती है, बोलने में भी दिक्कत होती है। उसके बाद ये हमारा जो सलाइवा होता है वह एंटी माइक्रोबियल का भी काम, एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। तो ये हमारा ओरल हाइजीन भी होता है। स्किन में भी हमारा अगर स्किन की प्रॉपर केयर करते हैं तो। उसके बाद डिस्पोजिंग ऑफ डैम्प सॉइल्ड लिनेंस प्रोप्रिएटली, जो भी चीज़ें जो होती हैं उसको डिस्पोजेबल सही से करना है। जैसे बीएमडब्ल्यू हो गया, हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं। बीएमडब्ल्यू गाड़ी वाला बीएमडब्ल्यू नहीं, ये हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाला। ठीक है, तो उसमें मैनेजमेंट अच्छे से करना है, डैम्प अच्छे से करना है, डे ब्यूरियल करना है, जो भी चीज़ें हैं सॉइल्ड लिनेन है उसको अच्छे से करना है। डिस्पोजिंग ऑफ फीसेस एंड यूरिन इन appropriate receptacles, वही चीज़ है। इंश्योरिंग दैट ऑल फ्लूइड कंटेनर्स आर कवर्ड और कैप्ड, जितने भी फ्लूइड वाले कंटेनर होते हैं उनको हमेशा कवर करके या बंद करके रखना है। एम्पटिंग सक्शन एंड ड्रेनेज बॉटल एट एंड ऑफ ईच शिफ्ट और बिफोर फुल ऑफ अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी। फुल होने से पहले, किसी भी सक्शन मशीन को फुल होने से पहले उसकी जो बॉटल्स हैं उसको हमें खाली करना रहता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट, अवॉइडिंग टेकिंग टॉकिंग, अगर हमें जुकाम वगैरह हो गया तो हम बात करने से अवॉइड करेंगे लोगों से। कफिंग से, स्नीजिंग से करेंगे। अगर कर भी रहे हैं तो हम ओपन होके नहीं करेंगे, माउथ के पास कुछ हैंकी वगैरह लगा के करेंगे। कवरिंग द माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग, वही मैंने बताया अभी कि हैंकी वगैरह लगा ले, मास्क लगाएंगे। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, कौन कौन सी मेथड है जो ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। प्रॉपर हैंड हाइजीन करेंगे तो ट्रांसमिशन रुक जाएगा। इंस्ट्रक्टिंग क्लाइंट एंड सपोर्ट पर्सन टू परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर हैंडलिंग फूड, ईटिंग, आफ्टर एलिमिनेटिंग एंड आफ्टर टचिंग इन्फेक्शियस मटेरियल। इसके पहले हमें क्या करना है, प्रॉपर हैंड हाइजीन। ग्लव्स को वेयर करके रखना है व्हेन हैंडलिंग सिक्रेशन एंड एक्सक्रेशन को। अगर हम टच कर रहे हैं किसी भी बॉडी फ्लूइड को या कुछ काम कर रहे हैं पेशेंट के साथ तो हमें हमेशा ग्लव्स को वेयर करके रखना है। हमेशा वियर करना है गाउन को इफ देयर इज डेंजर ऑफ सॉइलिंग क्लॉथिंग विद बॉडी सब्सटेंसेस। प्लेसिंग डिस्कार्डेड सॉइल्ड मटेरियल इन मॉइस्चर प्रूफ रिफ्यूज बैग्स। ठीक है। होल्डिंग यूज्ड बेड पैन स्टेडली टू प्रिवेंट स्पिलेज, स्पिलेज को प्रिवेंट करने के लिए बेड बॉन को स्टेडली यूज करना है। डिस्पोजिंग ऑफ यूरिन एंड फीसेस इन अप्रोप्रिएट रिसेप्टिकल, पहले बता दिया। इनिशिएटिंग द इम्प्लीमेंटिंग एसेप्टिक प्रिकॉशन फॉर ऑल क्लाइंट। बियरिंग मास्क एंड आई प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन आई ग्लास होता है ना पीपीटी का जो किट में जो हमारा आता है। वेर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ क्लाइंट हु हैव इन्फेक्शियस ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बियरिंग मास्क एंड आई प्रोटेक्शन व्हेन स्प्रे ऑफ बॉडी फ्लूइड और are possible. Portal of entry, using sterile technique for invasive procedure when exposing open wound or handling dressing. Placing used disposable needles and syringe in puncture resistance container for disposal. Providing all client with own personal care item. ससेप्टेबल होस्ट क्या, कौन हो सकते हैं। मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, उनकी जो भी क्लाइंट की स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उन थोड़ा इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना है। इंश्योरिंग दैट द क्लाइंट रिसीव अ बैलेंस्ड डाइट, जो क्लाइंट है वो हमारा डाइट प्रॉपर डाइट लेना चाहिए उसको। एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के बारे में पब्लिक को हमें जागरूक करना है, एजुकेट करना है, बताना है। इन्फेक्शन के बारे में बताना है कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। मास्क लेना है, हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है हमें। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो सकता है, इनडायरेक्ट में हो सकता है, एयरबोर्न में भी हो सकता है। डायरेक्ट में क्या, डिस्क्राइब द वे इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू बीटिंग, टचिंग, किसिंग और इंटरकोर्स।
ठीक है। ड्रॉपलेट स्प्रेड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बट कैन occur only if the source and the host are within 3 feet from each other. Transmission by droplet can occur when a person cough, sneeze, speak or talk. ठीक है, तो डायरेक्ट समझ में आ गया। इनडायरेक्ट में क्या रहता है, कैन ऑकर्स थ्रू फोमाइट्स, किसी भी फोमाइट्स के थ्रू, जैसे कि इनएमिनेट ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स, और थ्रू द वेक्टर्स, किसी भी वेक्टर्स के जैसे एनिमल हो गया, फ्लाइंग हो गई या फिर क्रेलिंग हो गई, इंसेक्ट हो गए, इनके द्वारा। द फोमेट्स और वेक्टर्स एक्ट एज व्हीकल ऑफ फॉर ट्रांसमिशन, इनको हम व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एयरबोर्न की बात करते हैं। एयरबोर्न ट्रांसमिशन इन्वॉल्व ड्रॉपलेट और डस्ट, किसी भी डस्ट के थ्रू उड़ के आगे डस्ट पड़ गया हमें तो इन्फेक्शन हो जाता है। ड्रॉपलेट की या फिर कोई सरफेस है वो इन्फेक्टेड, उसको हमने टच कर लिया, उसकी वजह से हो जाता है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैन रिमेन इन द एयर फॉर लॉन्ग पीरियड एंड डस्ट पार्टिकल कंटेनिंग इन्फेक्शियस एजेंट कैन बिकम एयरबोर्न, इन्फेक्टिंग अ ससेप्टेबल होस्ट जनरली थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद कॉज ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो पहले उसका इंक्यूबेशन होता है, जो भी हमारे माइक्रोवेल एजेंट होते हैं, पहले उसका इंक्यूबेशन होता है। द टाइम बिटवीन इनिशियल कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्शियस एजेंट until the first sign of symptoms and the incubation period varies from different pathogens. Microorganisms are growing and multiplying during this stage. इस स्टेज में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं अपना और ग्रो करते हैं, इस संख्या को बढ़ाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट जो पैथोजन होते हैं उनके उन पे डिपेंड करता है। जैसे कोई लेप्रा विसलाई या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब आवर्स लग जाते हैं, 20 मिनट से आवर्स तक लग जाते हैं। जो नॉर्मल होते हैं, साल्मोनेला वगैरह हो गया, तो इसमें जल्दी से सिम्टम्स आ जाते हैं। प्रोड्रोमल स्टेज होता है द टाइम ऑफ पीरियड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ नॉन स्पेसिफिक symptoms to the appearance of specific symptoms related to the causative pathogen. Symptoms range from being fatigued to having a low-grade fever with malaise. During this phase, it is still possible to transmit the pathogen to another host. इसमें प्रोड्रोमल जो स्टेज होता है, इसमें ये होता है कि जो पैथोजन होते हैं हमारे, वो फुली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिसीज कॉज कर देते हैं, जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। और ये पैथोजन जो होते हैं हमारे प्रोड्रोमल स्टेज के, वो किसी अनदर होस्ट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। फुल स्टेज में क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स, साइन सिम्टम जो है वो ज़्यादा अपीयर होने लगता है, पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। रिफर टू द एक्यूट स्टेज, एक्यूट स्टेज में आ जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज इट मे बी पॉसिबल टू ट्रांसमिट द इन्फेक्शियस एजेंट टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द वायरुलेंस ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। उसके बाद फुल स्टेज की अगर हम और बात करें, इसे हम एक्यूट स्टेज भी बोलते हैं। इसमें भी सेम चीज़ें होती हैं जो हमारा प्रोड्रोमा स्टेज में होती है। कॉन्वेलेसेंस में क्या होता है, टाइम ऑफ पीरियड दैट द होस्ट टेक टू रिटर्न टू द प्री इलनेस स्टेज, मतलब वो ठीक हो जाता है। also called रिकवरी पीरियड, वही मतलब वो रिकवरी पीरियड में रिहेबिलिटेशन में आ जाता है। द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म हैव रिस्पॉन्डेड टू द इन्फेक्शियस एजेंट एंड द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज डिसअपियर, जो साइन सिम्टम्स वो डिसअपियर होने लगते हैं। द होस्ट हाउएवर इज मोर वल्नरेबल टू अदर पैथोजन एट दिस टाइम एंड अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोस्टिक लेबर रिलेटेड टू दिस प्रोसेस वुड बी रिस्क फॉर इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारी कोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, जिसमें पहले इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन के बाद प्रोड्रोमल स्टेज होता है, जिसमें थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखते हैं। फुल स्टेज में सिम्टम्स हमारे अपीयर हो जाते हैं, जिससे हमारा रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि धीरे धीरे सिम्टम्स हमारे बढ़ते हैं। या फिर हम चिकनगुनिया मान लें, चिकनगुनिया में धीरे धीरे सिम्टम्स हमारे बढ़ने लगते हैं, और एंड में ऐसा आता है कि जॉइंट पेन सीवियर हो जाता है। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेज में जॉइंट पेन सीवियर समझ लो। उसके बाद कॉन्वेलेसेंस में क्या होता है कि हम रिहेबिलिटेशन के स्टेज में जाने लगते हैं, तब रिकवरी की पीरियड में उस टाइम पे हमारा जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। जो पेशेंट हमारा क्लाइंट होता है वो ठीक होने लगता है, उसके जो आउटकम्स है वो पॉजिटिव आने लगते हैं। ओके, तो ये था हमारा एसेप्सिस एंड इन्फेक्शन। इसके अभी आगे भी है, तो आगे भी अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।